हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 25 जून 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डेली के डेली डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन को आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए। ध्यान रखिए, एग्जाम इंजन हमेशा आपके लिए सबसे कम फी में रिकॉर्डेड बैचेस और लाइव बैचेस लेकर आता है। डेली आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी एग्जाम इंजन से मिलता है, तो 5 स्टार रेटिंग तो बनती है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे सवाल ये था कि ये भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं हम। तो दरअसल नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। और अफगानिस्तान के साथ 107 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। तो सही आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ 1750 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। और नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। अभी कुछ टाइम पहले ही ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट जो है, उसके अंदर दाली माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन सिविल एविएशन और स्टील यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। अब ये जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर सिलिका रिडक्शन प्लांट की स्थापना करी गई है, इसके साथ ही स्टील के उत्पादन को लगातार बढ़ाए जाने की बात हो रही है। भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है 2030 तक स्टील के उत्पादन को 300 मीट्रिक टन तक करना है। इसके अलावा इस टाइम पर भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे है स्टील के उत्पादन पे। नंबर वन पे कौन सा देश है? चाइना इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन कर रहा है। दूसरे नंबर पे है भारत। तीसरे नंबर पे इस टाइम पर जापान है। और जापान के बाद चौथे नंबर पे है अमेरिका, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन कर रहा है। और भिलाई स्टील प्लांट जो ये है, जहां पर इसकी स्थापना करी गई है, इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे अनिर्बन दास गुप्ता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनिर्बन दास गुप्ता। एप्पल कंपनी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये वही एप्पल फोन वाली कंपनी है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं। तो इन्होंने फैसला लिया है कि ये भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। इनके क्रेडिट कार्ड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एप्पल कार्ड। अब देखिए इसकी खास बात क्या है। इनका कहना है कि अगर आप इनका एक कार्ड यूज करते हो तो 1% का आपको कैशबैक मिलेगा। कोई भी आप परचेज करिए, 1% का कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा इनका कहना है कि अगर आप एप्पल पे का यूज करके पेमेंट करते हो तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप एप्पल स्टोर्स में शॉपिंग करते हो, इससे मतलब कहने का आप इनके प्रोडक्ट ही खरीदते हो सीधे सीधे, तो उसमें 3% का कैशबैक मिलेगा। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप लोग हमेशा यूज करने से बचा करिए। क्रेडिट कार्ड अपने आप में वो कुआं है जिसके अंदर अगर आप एक बार फंस गए तो फिर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे इवन सोसाइटी बेस्ड केसेस भी देखे गए हैं, और सोसाइटी में सुसाइड बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है इन क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज तले दबकर। फिलहाल ये एक कमाई का जरिया है। और एप्पल को इस टाइम पर साफ पता है कि भारत फाइनेंस सेक्टर में उभरता हुआ मार्केट है पूरे दुनिया में। तो इन्होंने भारत में अपना ये एप्पल कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है। तो अभी कुछ टाइम पहले अप्रैल के महीने में एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत आए थे, और इन्होंने एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन के साथ उस टाइम पे मीटिंग करी थी। फाइनली अभी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। एप्पल की स्थापना 1976 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। इसके सीईओ हैं टिम कुक। कौन है टिम कुक? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है नेशनल हाईवेज को लेकर? पूरे भारत भर में जैसे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे, वैसे वैसे उनका रियल टाइम डेटा इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। तो यह है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनएचएआई ने फैसला लिया है कि पूरे भारत भर में हर एक भारतवासी को यह जानने का हक है कि एनएचएआई कितने रोड्स बना रहा है, पर डे के हिसाब से कितने किलोमीटर नेशनल हाईवेज बना रहा है, कहाँ कहाँ पर आने वाले टाइम में नेशनल हाईवेज बनेंगे, कितने बन चुके हैं। ये सारा डेटा आपको इनके पोर्टल पे अब देखने को मिलेगा। एनएचएआई की स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इन्होंने फंक्शनल बेसिस पर अपना कार्य 1995 से किया है। वैसे इसकी स्थापना 1988 में हो गई थी। और एनएचएआई के चेयरपर्सन है
संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव ने अभी कुछ टाइम पहले ही अलका उपाध्याय को सक्सीड किया है। तो अब अलका उपाध्याय रिटायर हो गई हैं, संतोष कुमार यादव इसके नए चेयरपर्सन हैं। ये कौन सा वर्ष है जिस साल इसरो और नासा दोनों मिलकर ज्वाइंट स्पेस मिशन अपना लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की ऑफिशियल विजिट पर हैं। इस बार 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से योगा दिवस के उपलक्ष्य में योगा में सभी को ट्रेनिंग दी। अमेरिका की तरफ से 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इसके अलावा पूरे दुनिया की नजरें भी इस टाइम पर भारत और अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं। और अच्छी खासी विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की इस बार। और इसमें कई सारे पैक्ट्स उभर कर आ रहे हैं, जैसे कि अभी परसों के दिन भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस एक्विजिशन पैक्ट साइन हुआ है। तो उसी के चलते अभी हाल ही में ये फैसला हो चुका है कि इसरो और नासा दोनों मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपना ज्वाइंट मिशन लॉन्च करेंगे। अब ये कब तक लॉन्च कर रहे हैं? तो 2024 के अंत तक इसको लॉन्च कर देंगे। इसका मेन उद्देश्य है मून को एक्सप्लोर करना और मार्स को एक्सप्लोर करना। तो मंगल ग्रह के लिए और चंद्रमा के लिए एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम होंगे इनके अंतर्गत। बाकी इसरो की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके चीफ है डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट 1975 में लॉन्च करी थी। इसको आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। अब अगर दूसरी तरफ हम बात करें नासा की, तो नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और नासा ने अपनी पहली सैटेलाइट 1958 में ही लॉन्च करी थी। इसका नाम था एक्सप्लोरर 1। क्या नाम था? एक्सप्लोरर 1। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस टाइम पर बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले ही कौन सा ये देश है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साहित्य अकेडमी की तरफ से कितने लोगों को बाल साहित्य पुरस्कार और कितने लोगों को युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल अगर बात करें तो इस बार 22 लोगों को सम्मानित किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार से और 20 लोगों को सम्मानित किया गया है युवा पुरस्कार से। बाल साहित्य पुरस्कार से उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। अगर बात करें इस बार हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में किसको सम्मानित किया गया है, तो हिंदी लैंग्वेज में इनका नाम है सूर्यनाथ सिंह। क्या नाम है? सूर्यनाथ सिंह। ये आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्थ इंडिया में जितने भी एग्जाम है आपसे सूर्यनाथ सिंह के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा मराठी भाषा में एक है, इनका नाम है एकनाथ अवहात। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एकनाथ अवहात। वैसे लिस्ट दे रखी है मैंने पीडीएफ में, एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। ये जो पुरस्कार है बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार, दोनों के साथ 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। साल 2023 का मोटो जीपी जो है ये इस बार भारत के कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में इसका पहला टिकट का इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस बार का जो मोटो जीपी 2023 का होने जा रहा है ये सितंबर के महीने में होगा। 22 सितंबर से शुरू होगा और 24 सितंबर तक चलेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी ये रेस होती है। पहली बार भारत इसको होस्ट करने जा रहा है मोटो जीपी को। और जब ये मोटो जीपी होगी तो अंदाजन आप ऐसे समझ लो 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार है इनके राजस्व में कितनी कमाई होगी? तो इनको 1,000 करोड़ की कमाई होने की आशंका है पूरी पूरी। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री जो है इसका उद्घाटन कौन से राज्य में अभी हाल ही में किया गया है? इसका उद्घाटन तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में एक गांव है और इस गांव का नाम क्या है? इसको बोलते हैं कोंडाकल विलेज। क्या बोलते हैं? कोंडाकल विलेज, जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। यह आज तक की पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री है। इस कंपनी में अगर बात करी जाए तो 805 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। मतलब 805 करोड़ की धनराशि से इसको खड़ा किया गया है एक तरीके से। और एक साल के अंदर ये जो कंपनी है ये 50 लोकोमोटिव्स बनाने का काम करेगी, 50 रेल इंजन बनाएंगे और 500 कोचेस बनाएंगे। तो ये इनकी कैपेसिटी होगी। ये जो पूरा प्लांट स्थापित किया गया है
ये 100 एकड़ जमीन में स्थापित किया गया है। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिकी कंपनी है एक, और ये चिप बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम है माइक्रोन। माइक्रोन के द्वारा फैसला लिया गया है कि यह भारत के कौन से राज्य में चिप असेंबली करेंगे और साथ में उसकी टेस्टिंग भी करेंगे, जिसके लिए इन्होंने फैसला लिया है कि ये भारत के बाजार में $825 मिलियन का निवेश करेंगे। तो जो माइक्रोन कंपनी है, ये आ रही है गुजरात के अंदर, और गुजरात में ये $825 मिलियन की मदद से एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे, जहां पर ये सेमीकंडक्टर बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा टेस्टिंग फैसिलिटी भी इनकी यहीं पर अप्लाई होगी। देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट $2.75 बिलियन का है। लेकिन अब आप कहोगे $825 मिलियन, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो $2.75 बिलियन, बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? तो बाकी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गुजरात सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो केंद्र सरकार भी इन्वेस्ट कर रही है, राज्य सरकार भी, और माइक्रोन तो कर ही रही है इन्वेस्ट। गुजरात में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है ना, गिर नेशनल पार्क, भारत में सबसे ज्यादा शेर इसी में पाए जाते हैं। यह कौन सा बैंक है जिसने तमिलनाडु के स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ मिलकर यह बैंक तमिलनाडु के अंदर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने का काम करेंगे। यह है इंडियन ओवरसीज बैंक। अब देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या है? आप लोगों ने कमेटी सुनी होगी। आमतौर पर आपने देखा होगा मोहल्लों में कमेटी वगैरह चलती है। लोग उसमें अपनी अपनी तरफ से कुछ अमाउंट ऑफ रुपी डालते हैं, कुछ पैसा डालते हैं, और हर महीने एक व्यक्ति को वो सारा पैसा उठाकर दे दिया जाता है। तो यही ग्रुप जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और ये सोसाइटी बेसिस पर लॉन्च किए जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये तो कमेटी तो हो गई कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए उस पैसे का यूज करते हो, लेकिन जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उसी पैसे का यूज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो चाहता है कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है, तो इस पूरे एरिया में पीने के पानी की दिक्कत ना होने पाए, और हर कोई सोलर सिस्टम अप्लाई कर ले अपने घर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें फंडिंग चाहिए होगी। अब ये फंडिंग इन्हें कौन देगा? करने वाले तो वॉलंटियर हैं, लेकिन ये फंडिंग इनको कौन देगा? बैंक इनको फंडिंग देते हैं, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं। तो यही है इसका मेन उद्देश्य, इंडियन ओवरसीज बैंक इनकी मदद करेगा। और आईओबी की स्थापना 1937 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई। आईओबी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे अजय कुमार श्रीवास्तव। कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। बाकी आईसीआईसीआई बैंक 1994 में स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई। एचडीएफसी बैंक 1994, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है। अभी हाल ही में द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी करी गई है। इस रैंकिंग के आधार पर भारत का टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा रहा? तो भारत में टॉप करने वाला इंस्टीट्यूट है आईआईएससी बैंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने टॉप किया है इस पूरी लिस्ट में। और अगर ओवरसीज में बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो आईआईएससी की रैंकिंग 48वीं है। भारत में नंबर 1 रैंकिंग है। नंबर 2 पर कौन सा भारत का इंस्टीट्यूट रहा है? तो नंबर 2 पर जेएसएस एकेडमी। क्या नाम है? जेएसएस एकेडमी, मैसूर की। और नंबर 3 पर इसको बोलते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? शूलिनी यूनिवर्सिटी। ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये टॉप 3 इंस्टीट्यूशन रहे हैं भारत में। उसके बाद महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम की रही है, और फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद भी रहा है। तो ये टॉप 5 हो गए। आप फिलहाल टॉप 3 ध्यान रखोगे, उतना ही बहुत है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी रैंकिंग के आधार पर नंबर 1 पे कौन रहा, मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? इसको बोलते हैं सिंगुआ यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? सिंगुआ यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? ये चाइना की यूनिवर्सिटी है। नंबर 2 पर जो यूनिवर्सिटी रही है वो भी चाइनीज यूनिवर्सिटी है। इसका नाम है पीकिंग यूनिवर्सिटी। पीकिंग यूनिवर्सिटी। ये पिछले 3 साल से टॉप 3 में ही रह रही है पीकिंग यूनिवर्सिटी। नंबर 3 पर रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये दुनिया में टॉप 3 हो गए, ये भारत में टॉप 3 हो गए। अभी क्या हुआ है कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है, मतलब कहने का एक ऐसा शहर जहां पर सबसे ज्यादा बेहतर फैसिलिटी है पूरे दुनिया में। तो इसको टॉप टॉप किया है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना ने। वियना है नंबर 1 पे मोस्ट लिवेबल सिटी। और अगर बात करी जाए भारत में,
तो भारत में दो शहर ज्वाइंटली नंबर वन पे रहे। एक तो नई दिल्ली का लाइफ स्टाइल सबसे बेहतर माना गया है और दूसरा मुंबई, दोनों नंबर वन पे रहे हैं। और दूसरे नंबर पे चेन्नई रहा है इसमें। चेन्नई का लाइफ स्टाइल सेकंड नंबर पे सबसे बेहतर है। तीसरे नंबर पे रहा है गुजरात का अहमदाबाद। अब अगर ओवरसीज में बात करें तो नंबर वन पे वियना है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान है, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का सिटी है मेलबर्न। मेलबर्न, ठीक है। ये टॉप थ्री है वर्ल्ड में, ये टॉप थ्री है भारत में। अपग्रेडेड मुंबई मास्टर्स ने अभी हाल ही में कौन सी टीम को पछाड़कर ग्लोबल चेस लीग के ओपनिंग मैच को अपने नाम कर लिया है? तो इन्होंने त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स टीम को हराया है। और अभी हाल ही में ग्लोबल चेस लीग शुरू हुई है और इसका शुभारंभ दुबई में हुआ है। तो वहां पर पहला ही मैच अपग्रेडेड मुंबई मास्टर्स ने अपने नाम कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरे फुटबॉल लीग में, मतलब आप ये समझ लो कि फुटबॉल जगत में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन सी टीम के खिलाफ खेला है? इन्होंने खेला है इसको आइसलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? आइसलैंड के खिलाफ। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और रोनाल्डो इस टाइम पर 38 साल की उम्र के एक खिलाड़ी है। बहुत ज्यादा अब इनका करियर बचा नहीं है। अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर एक तरीके से चल रहे हैं, आप ये समझ लो। और इन्होंने आइसलैंड के विरुद्ध अभी जो मैच खेला है 200वां, उसमें 89th मिनट में, आप ये समझ लो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक गोल मारा। और वो गोल भी रोनाल्डो नहीं मारा है, और 1-0 से आइसलैंड को हरा दिया है। अभी क्या आप बता सकते हो भारत की एक कौन सी कंपनी है जिन्होंने लियोनल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ये है बायजूस। बायजूस में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो इसको भी 23 जून को ही अभी हाल ही में मनाया गया है, परसों के दिन। और इसकी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की जो थीम है, ये है लेट्स मूव। क्या है? लेट्स मूव। और सबसे पहली बार इस दिवस को 1994 में मनाया गया था, 1994। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन में साइंस का रिकॉर्डेड बैच पूरा आपके लिए आ चुका है। आप इसे अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ कवर है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्री से लेकर मेंस तक, हर एक एग्जाम आपका निकलेगा। इस बैच में केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पर फ्री आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस भी मिल रही हैं, केवल थियरी ही नहीं, थियरी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लासेस भी हैं। इसके अलावा बाईलैंग्वेज क्लासेस हैं, हिंदी और इंग्लिश में, आप आराम से जिन्हें समझ सकते हो। साथ में स्टैटिक जीके और साइंस की जो मैगजीन है, वो भी इस बैच के साथ आपको फ्री मिल रही है। इसमें मेरी भी क्लासेस हैं एग्जाम इंजन टीम के साथ, पूरी मिलकर इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कवर करी गई है। तो आप इसे अवेल कर सकते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी आप लाइव बैचेस के फॉर्म में इस बैच को अवेल कर सकते हैं। ये मेरा लाइव और रनिंग बैच चल रहा है, जिसमें वन लाइनर के फॉर्म में मैं क्लासेस ले रहा हूँ। और साथ में एक ही बार में थ्योरी की आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं। तो ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है। ये बैच बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। आपके पास अच्छा मौका है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके की मैगजीन अभी तक आपने नहीं ली है तो इसको एग्जाम इंजन से जरूर ले लीजिए, जिसमें मैंने 40 से ज्यादा टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में कवर किए हुए हैं। इससे बेहतर कंटेंट आपको पूरे गूगल में नहीं मिलने वाला है स्टैटिक जीके का। और हर एक एग्जाम में कितना वेटेज है ये तो आपको पता ही है स्टैटिक जीके में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।